हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने व्यतिकरण की कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग उसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा जो कि कहा जाता है विवर्तन। व्यतिकरण पढ़ लिया, यंग का द्विरेखा क्षेत्र प्रयोग पढ़ लिया, बोर्ड में कहां से क्वेश्चन बनेंगे हर एक पॉइंट को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो विवर्तन क्या होता है इसको पहले समझते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई एक रूम है, जैसे हम इस रूम के अंदर हैं, बाहर अगर इस रूम के कोई खड़ा है, कहीं इस दीवार के उस पार खड़ा है कोई, और वो हमारी आवाज को सुनना चाहता है, तो क्या होता है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं, जो ध्वनि होती है, वो क्या करती है, किनारों से मुड़कर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ध्वनि है तो वो मुड़ करके एक तरफ दूसरी तरफ पहुंच जाएगी, लेकिन अगर कोई पत्थर फेंक के मारा जाए दीवार की तरफ, तो क्या वो मुड़ करके दूसरी तरफ से होकर के उस पार चला जाएगा? ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। तो अगर ऐसा नहीं पॉसिबल, इसका मतलब है विवर्तन की जो क्रिया होती केवल ध्वनि में होती, अर्थात तरंग में होती है, कण में नहीं होती। तो कण प्रकृति अगर माने न्यूटन का सिद्धांत, अगर माने न्यूटन का कणिका सिद्धांत, तो फिर इसका विवर्तन नहीं होना चाहिए था, व्यतिकरण भी नहीं होना चाहिए था। तो विवर्तन का सीधा मतलब है छोटे छोटे छिद्र हों या तीक्ष्ण किनारे हों, शार्प एजेस होती हैं, उन पर जब आकर के प्रकाश गिरता है तो मुड़ जाता है, और ये मुड़ने की जो क्रिया होती, इसी परिघटना को कहा जाता है विवर्तन। तो जैसे ध्वनि में विवर्तन होता है तो ध्वनि एक तरंग होती है, हम जानते हैं, वैसे यहां पर भी है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, बात ठीक है, लेकिन जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग है। इस बारे में हम लोगों ने बात की थी, आज भी इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली परिभाषा हमारे पास है कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो तरंग संचरण के मार्ग में उपस्थित अवरोध या द्वारक, द्वारक कहा जाता है या छिद्र कह सकते हैं, कि तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश की जो तरंग होती है अपने सरल पथ पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस परिघटना को विवर्तन कहा जाता है। इसे समझते हैं। यहां पर स्लिट भले ही बड़ा बनाया गया हो, लेकिन देखने में ये बहुत छोटा होगा। देखेंगे अभी इसकी शर्त क्या होती है। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहला ये जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक छोटा सा स्लिट दिया गया है, इसे हम छिद्र कह सकते हैं, छिद्र कहना चाहें तो छिद्र कह सकते हैं, ठीक है, या द्वारक कह सकते हैं, द्वारक कह सकते हैं, ठीक है, तीक्ष्ण किनारा कह सकते हैं। इस पर जब प्रकाश आकर के गिरा, देखो यहां पर ये जो लाइनें बनाई गई है ना समांतर समांतर, ये किसको प्रदर्शित कर रही हैं? तरंगाग्र को। किसको प्रदर्शित कर रही हैं? तो ये तरंगाग्र को प्रदर्शित कर रही हैं, तरंगाग्र को प्रदर्शित कर रही। तो अगर ये तरंगाग्र को प्रदर्शित करेंगी, इनसे प्रकाश आगे की तरफ बढ़ेगा, इसके लंबवत ही तो चलता प्रकाश। तो प्रकाश देखो इधर सीधे जाना चाहिए था, इससे तो इधर सीधे जाना चाहिए था, और इससे इधर सीधे जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश देखो कुछ मुड़ा, आंशिक रूप से मुड़ा। प्रकाश यहां पर देखो आंशिक रूप से कुछ मुड़ा। तो प्रकाश जो आंशिक रूप से मुड़ता है, इसी मुड़ने की परिघटना को प्रकाश का हम विवर्तन कहते हैं। यहां पर भी देखें, यहां पर बड़ा था, तो यहां पर जो ये मुड़ाव है, या कह सकते हैं जो ये मोड़ है जो, वो कैसा है? बहुत कम है। लेकिन अगर इस स्लिट की दूरी और कम कर दी जाए, तो स्लिट की दूरी और कम करेंगे तो देखो प्रकाश को इधर सीधे जाना चाहिए था, प्रकाश को इधर सीधे जाना चाहिए था, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये बात हम लोगों ने देखा था। तो अगर इतने भाग में जाता, सिर्फ इतने भाग में हमारे पास उजाला होता, बाकी का जो इधर वाला भाग था, ये जिसमें उजाला हो रहा है अब, वो उजाला अगर प्रकाश को सरल रेखा में मानकर चले तो नहीं होगा, और प्रकाश को कण मानकर चले तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि अगर कहीं पर कोई छोटा सा छिद्र होता है, ध्वनि वहां पहुंचती तो घूम करके किसी न किसी तरीके से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो ऐसा केवल किस में हो सकता है? तरंगों में हो सकता है। अगर कण माने कण को फेंके दीवार की तरफ, तो दीवार से टकराएगा और वहीं गिर जाएगा, ट्राई भी करके देख सकते हैं। लेकिन जो तरंग होती है वो कहीं अवरोध से टकराएगी, टकराने के बाद वो मुड़ जाएगी, मुड़ने के बाद अगर दूसरा रास्ता तय करेगी और वापस जहां पहुंचना वहां पर पहुंच सकती है। तो ये केवल तरंगों में भी हो सकता है, लेकिन कणों में ऐसा नहीं होगा। इसीलिए जब हम कणात्मक प्रकृति या कण प्रकृति की बात कर रहे होते हैं, तब विवर्तन और व्यतिकरण की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिक हमारा जो फोकस रहेगा कि प्रकाश एक तरंग है, ये मान करके सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखो छिद्र बड़ा था तो बहुत कम मुड़ा, छिद्र को और छोटा कर दिया तो देखो प्रकाश ज्यादा मुड़ रहा है। इस भाग में प्रकाश नहीं पहुंचना चाहिए था, इस भाग में प्रकाश को नहीं पहुंचना चाहिए था। इसमें क्या होना चाहिए था? प्रकाश अनुपस्थित 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 रहना चाहिए था। क्या है? नहीं है।
जो प्रकाश अनुपस्थित रहना चाहिए था इस भाग में, प्रकाश सीधी रेखा में चलता, सीधे चलता, सीधे चलता, सिर्फ इतना भाग होता जिसमें ये प्रदीप्त होता, ये इतना भाग प्रदीप्त होता, इतने भाग में सिर्फ उजाला होता, बाकी के भाग में भी उजाला हो रहा है। इसका मतलब है प्रकाश मुड़ा, और प्रकाश मुड़ा तो केवल कण प्रकृति अगर मान कर चलें तो प्रकाश नहीं मुड़ सकता, और तरंग माने तो प्रकाश मुड़ सकता, जैसे ध्वनि मुड़ती है। तो ध्वनि में भी विवर्तन होता है, वैसे इस तरंग में भी विवर्तन होता है, प्रकाश की तरंग में। तो इस वाले भाग को कहा जाता है ज्यामिति छाया। ज्यामिति छाया, बताओ ज्यामिति छाया बनी थी ना पहले, अब उसमें भी प्रकाश पहुंचने लगा। तो ज्यामिति छाया में प्रकाश पहुंचता, एक तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण यहां पर हो गया, देखो सिर्फ एक ही किनारा है, यहां पर प्रकाश को इधर सीधे रास्ते पर जाना चाहिए था, देखो प्रकाश इधर की तरफ मुड़ गया। इस वाले भाग में प्रकाश अगर सीधी रेखा में चल रहा होता तो नहीं पहुंचता, लेकिन अब पहुंच रहा है, इसका मतलब प्रकाश आंशिक रूप से मुड़ा है। तो वही परिभाषा लिखी है कि तरंग संचरण के मार्ग में उपस्थित अवरोध अथवा द्वारक के तीक्ष्ण किनारों पर तरंग के अपने सरल पथ से आंशिक रूप से मुड़ जाने की परिघटना को विवर्तन कहा जाता है। यहां पर हमने प्रकाश तरंग नहीं लिखा है, प्रकाश तरंग हो चाहे ध्वनि तरंग हो, दोनों तरंगों में ऐसा गुण देखने को मिलता है। आई थिंक ये सारी चीज समझ आई होगी। तो परिभाषा यही कि जब कोई तीक्ष्ण किनारा मिलेगा उस पर प्रकाश आकर के गिरेगा, या छोटा सा छिद्र होगा उस पर प्रकाश आकर के गिरेगा। छोटा सा छिद्र होगा इसका मतलब क्या है, इतनी देर से बोल रहे हैं, इसको क्लियर कर लो यहीं पर ही। छोटा सा छिद्र का मतलब ये होता है कि जो द्वारक है, द्वारक या फिर जिसे हम छिद्र कह रहे हैं, का व्यास आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लगभग समान होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, मतलब मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर ऑर्डर का अगर छोटा सा स्लिट हुआ, छोटा सा छिद्र हुआ, उस पर प्रकाश गिरेगा तो ये विवर्तन का प्रतिरूप हमें दिखाई देगा। तो परिभाषा यहां से समझ में आई। अब इसको बात करते हैं कि ऐसे हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व करने का तो पहला पॉइंट यही हो गया कि ज्यामिति छाया में प्रकाश का प्रवेश करना, एक तो ये कारण हुआ कि प्रकाश प्रवेश कर रहा है ज्यामिति छाया क्षेत्र में, उसकी वजह से हमने ऐसे देखा। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रदीप्त क्षेत्र में फ्रिंजों का बनना। प्रदीप्त की जगह पर एक समान प्रदीप्त ऐसे भी लिख सकते हैं, एक समान प्रदीप्त क्षेत्र में फ्रिंजों का बनना। अगर ये दो परिघटनाएं हम देखते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ यहां से विवर्तन हो रहा है। तो विवर्तन के ये मुख्य कारण होते हैं। कारण क्या, मुख्य रूप से इनको हम देखते तब कह पाते हैं कि हाँ विवर्तन हो रहा होगा। तो विवर्तन को इस तरह से हम मुख्य रूप से देख पाते हैं। यहां पर देखो ये ज्यामितीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है प्रकाश, वो तो देख लिया कि यहां प्रकाश नहीं जाना चाहिए, गया। यहां प्रकाश नहीं जाना चाहिए, गया। प्रकाश इस वाले भाग में नहीं जाना चाहिए, गया। इसका मतलब प्रकाश आंशिक रूप से मुड़ा, और प्रकाश अगर आंशिक रूप से मुड़ेगा तो हम कहेंगे कि ये कण तो नहीं हो सकता, अर्थात ये तरंग है। तो प्रकाश के तरंग की यहां से पुष्टि भी होती है कि प्रकाश का जो नेचर होता है या जो कह सकते हैं उसकी प्रकृति होती है वो तरंग प्रकृति होती है। तो परिभाषा यहां हो गई। उसको मुख्य दो बड़े बड़े कारणों से देख सकते हैं। पहला तो देख लिया ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश करता। दूसरा क्या है, एक समान प्रदीप्त क्षेत्र में फ्रिंजों का बनना। फ्रिंज जो बनती हैं वो क्या है, देखो जैसे यहां पर कोई प्रकाश स्रोत है, लिखना चाहे तो लिख लेते हैं इसे, ये क्या है, कोई प्रकाश स्रोत है। और अगर ये प्रकाश स्रोत है तो प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलेगा तो समांतर लाइनें हम लोगों ने खींची है कि समांतर यहां पर जो समतल तरंगाग्र बनेगा वो यहां पर पहुंचेगा, और यहां से क्या होगा, प्रकाश को सीधे चलना चाहिए था, सीधे नहीं चलेगा तो इधर फैलेगा। देखो इधर जा रहा है, और इस वाले पॉइंट पर देखो इधर से निकल के इधर की तरफ जा रहा है। बाकी जगहों पर भी निकल करके इधर की तरफ बढ़ रहा है, कुछ इधर की तरफ बढ़ रहा है, कुछ इधर की तरफ बढ़ रहा है, कुछ इधर की तरफ बढ़ रहा है। बिंदु एक ही है, इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत छोटा सा स्लिट लिया गया है। उसके सामने देखो यहां पर कुछ हो रहा है,
बीच वाले भाग में देखो क्या है, एक बड़ी चौड़ी पट्टी लाल रंग की बनी है, दिख रही होगी। उसके बाद में दूसरी वाली जो लाल रंग की पट्टी बनी वो छोटी सी बनी है, उसके बाद फिर छोटी 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 बनी है। ऐसा इसका मतलब जो बीचों बीच वाला रंग होगा, जो बीचों बीच में बनेगा, इसे कहा जाता है, आगे नाम देंगे, लिखना चाहे तो यहां से लिख सकते हैं, इसे कहा जाता है, ये जो बनेगा ऐसा कुछ होगा, ये तीव्रता इसकी इतनी होगी, बाकियों की तीव्रता कम होगी, तो इसे कहा जाता है केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट कहा जाता है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट ये हो गया। तो जितना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था व्यतिकरण में कि जब प्रकाश गिरता तो फ्रिंजे बनती, यहां फिर फ्रिंज बनेगी, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात निकल के सामने आती है कि जो बीच वाली फ्रिंज बन रही होगी, जिसको हम केंद्रीय उच्चिष्ट नाम दे रहे हैं, जितना का जितना प्रकाश होता है लगभग का प्रकाश वहीं केंद्रित रहता है, बाकियों पर क्या होता है, बहुत कम प्रकाश रहता है। ये यहां का अंतर होता है। यहां पर सिंगल स्लिट का प्रयोग करते, वहां पर हम द्वि स्लिट का प्रयोग करते थे। दोनों से तरंगे निकलती थी, एक दूसरे पर अतिव्यापित होती थी, वहां पर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होता था, और संपोषी विनाशी व्यतिकरण के केस में वहां पर तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम होती थी और फ्रिंजें बनती थी। वैसे यहां पर भी है कि ज्यामिति क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है प्रकाश, प्रदीप्त क्षेत्र में या एक समान प्रदीप्त क्षेत्र में फ्रिंजों का बनना है, यह हमें एक्चुअली बताता कि हाँ विवर्तन क्या होता है, विवर्तन कैसे हो रहा है, ये बात यहां से समझ में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर इसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष ये है कि चूंकि निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो प्रकाश है, प्रकाश वो कैसी है, तरंग, प्रकाश कैसा है, तरंग का गुण है, तरंग है, प्रकाश तरंग है, क्योंकि विवर्तन की क्रिया, विवर्तन की क्रिया केवल तरंगों में होती है, तरंगों में होती है। और अगर ये तरंगों में होती तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश तरंग का गुण रखेगा तो उसमें विवर्तन होगा, और विवर्तन हो भी रहा है। तो यहां से एक और पॉइंट क्लियर निकल के आता है कि प्रकाश तरंग है। एक और परिघटना निकल के आई, व्यतिकरण पढ़ा था, विवर्तन भी पढ़ा, वो भी क्या है, अब तरंग है। ये पुष्टि करता है इस बात की। अब बात कर लेते हैं इसके दो अलग अलग प्रकार के बारे में। तो यहां पर लिख देते हैं विवर्तन के प्रकार, विवर्तन के प्रकार। बात करें विवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो हम लोगों को पता है पहला होता है फ्रेनल, फ्रेनल हिंदी में लिखा जाता है इसे, और इंग्लिश में लिखते हैं हम इसे फ्रेजनल, फ्रेजनल विवर्तन। ठीक है, ऐसा होता है। दूसरा लिखा जाता है सेकंड पॉइंट पर लिखा जाता है फ्राउनहोफर, फ्राउनहोफर विवर्तन, विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन। ये हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस का ये पार्ट है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं, उसे हमें नहीं पढ़ना है। बात करें कि फ्रेनल विवर्तन क्या होता है, तो जब रेखा छिद्र, जो छिद्र बन रहे थे उनकी रेखा छिद्र, स्लिट, रेखा छिद्र की स्रोत तथा पर्दे से दूरी निश्चित हो, निश्चित या फिर परिमित लिख सकते हैं, परिमित हो, तब जो विवर्तन प्रतिरूप बनता है उसे हम कहते हैं कि वो फ्रेनल है। रेखा छिद्र जो भी यहां पर अभी देखा था, ये वाला पॉइंट देखो एक बार फिर से, पहला पॉइंट यहां पर, जैसे मान लेते हैं प्रकाश स्रोत यहां कहीं पर रखा गया है, ये देखो यहां पर प्रकाश स्रोत रखा गया है, तो ये वाली दूरी की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जहां प्रकाश स्रोत है और जहां छिद्र है, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां इस पर्दे पर जो पैटर्न बन रहा है, ये अगर ये दोनों दूरियां परिमित हैं तो उस केस में फ्रेजनल विवर्तन होगा। और अगर ये सीमित नहीं है, ये सीमित है, ये अनंत चली जाए, समतल वेव फ्रंट आ रहा हो, तो उस केस में कह सकते हैं कि यहां पर जो भी व्यतिकरण हो रहा होगा, विवर्तन हो रहा होगा, उसे फ्राउनहोफर कहेंगे। तो जब रेखा छिद्र की स्रोत तथा पर्दे से दूरी जो होती है वो परिमित होती है या निश्चित होती है, तो फ्रेजनल मिलता है हमें। और फ्राउनहोफर कब मिलता है, जब रेखा छिद्र
रेखा छिद्र की स्रोत से दूरी क्या होनी चाहिए? जब रेखा छिद्र की स्रोत से दूरी अनंत हो तो उस केस में क्या होगा? उस समय पर जो विवर्तन हो रहा होगा उसे कहेंगे फ्राउनहोफर विवर्तन। ध्यान ये रखेंगे, अब स्रोत अनंत पर रख करके हम प्रैक्टिकल तो परफॉर्म नहीं कर सकते ना, तो प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते तो समतलीय वेव फ्रंट बनाने के लिए हम एक चीज का प्रयोग करते हैं। याद होगा जब तरंगाग्र पढ़ाया था, यहां पर कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का है। एक स्रोत यहां पर रख दो इसके फोकस पर, इस लेंस के फोकस पर, तो यहां से जो तरंगे चलेंगी उनमें अभी तो इस तरह के वेव फ्रंट्स बन रहे हैं ऐसे, लेकिन जब ये समांतर हो जाएंगी तो यहां पर वेव फ्रंट्स इस तरह के बनेंगे, और जब ये जाकर के गिरेंगे किसी दूसरे लेंस के ऊपर, ये ऐसा होगा, यहां कहीं पर पर्दा है, ये यहां गिरेंगे, बढ़िया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर पथांतर नहीं है। लेकिन अगर यहां से मुड़ करके यहां गिरे, यहां से मान लेते हैं मुड़ करके यहां गिरे, और थोड़ा इधर से मुड़ करके यहां गिरे, कुछ इस तरह से यहां गिर रही हो, ऐसा हो रहा हो इस तरह से, तो क्या होगा? यहां पर देखो, यहां से हमें क्या चाहिए था? समतल तरंगाग्र चाहिए था। समतल तरंगाग्र हम बना सकते हैं जब उत्तल लेंस के फोकस पर स्रोत को रख दिया जाए। उस केस में जो हमें अपवर्तित किरणों से तरंगाग्र मिलेगा वो समतलीय मिलेगा, और हम फ्राउनहोफर विवर्तन को पढ़ पाएंगे। तो सिलेबस में हमारे फ्राउनहोफर है, फ्रेजनल क्या होता है ये आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो विवर्तन के ये प्रकार होते हैं, एक होता है फ्रेजनल, दूसरा होता है फ्राउनहोफर। फ्रेजनल और फ्राउनहोफर ने क्या किया था? पुष्टि की थी। इन्होंने क्या किया था? पुष्टि की थी। किस चीज की पुष्टि की थी? तरंग प्रकृति की पुष्टि की थी। ठीक है, और याद होगा जब हम लोगों ने माना था कि प्रकाश कैसा है, वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। हाइगेंस ने बाद में अपनी इस गलती को एक्सेप्ट किया था और बताया था कि जो प्रकाश होता है वो कैसी प्रकृति रखता है? अनुप्रस्थ प्रकृति रखता है। अनुप्रस्थ प्रकृति होती है इसके अंदर, अनुदैर्घ्य प्रकृति नहीं होती। आई थिंक ये सारी बात समझ में आई होगी। तो ये विवर्तन होता है, विवर्तन के प्रकार हो गए। यहां पर दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि ज्यामितीय क्षेत्र में प्रकाश का प्रवेश करना और प्रदीप्त क्षेत्र में फ्रिंजों का बनना हमें बताता है कि हाँ एक्चुअली विवर्तन प्रकाश में भी हो सकता है। निष्कर्ष क्या निकला? प्रकाश तरंग है, क्योंकि विवर्तन की क्रिया केवल तरंगों में देखने को मिलती है। अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहे तो बताया, किसी दीवार के ऊपर पत्थर फेंक के मारो, वो पत्थर टकराएगा, वहीं गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई तरंग चलती, जैसे हम बोल रहे हैं तरंग चल रही, दीवारों से टकरा रही है, लेकिन इसके उस पार खड़े लोगों को कुछ ना कुछ बातें सुनाई देती हैं, तो कहीं पर भी कुछ भी गैप होता तो उससे प्रकाश की तरंगे जैसे निकल के आगे बढ़ती, ध्वनि तरंगे जैसे बढ़ती, प्रकाश भी उसी तरह से मुड़ जाता है। और मुड़ने को यहां पर हम लोगों ने डिटेल में समझा कैसे मुड़ता है। यहां पर एक नोट पॉइंट डाल के और पॉइंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ध्यान ये रखेंगे कि प्रदीप्त क्षेत्र में बना फ्रिंज पैटर्न, जो भी फ्रिंज पैटर्न बनता है इसको क्या कहा जाता है? विवर्तन बैंड कहा जाता है। विवर्तन बैंड कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि विवर्तन बैंड क्या होता है। तो प्रदीप्त क्षेत्र में, यहां पर देखो बन रहा ना ये प्रदीप्त क्षेत्र में, तो प्रदीप्त क्षेत्र में बना फ्रिंज पैटर्न जो होता है उसे हम विवर्तन बैंड कहते हैं। वहां पर क्या था? व्यतिकरण प्रतिरूप था, पैटर्न था, यहां पर विवर्तन होगा। तो ये इसका मेन रीजन होता है, मतलब इस तरह से हम इसे देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, ये इसकी परिभाषा हुई। तो आई थिंक इसकी परिभाषा समझ में आई होगी कि किसी अवरोध या तीक्ष्ण किनारों पर जब प्रकाश आकर के गिरता है तो उनसे आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इसी आंशिक रूप से मुड़ने की परिघटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रेनल या फ्रेजनल कहते हैं इंग्लिश में। तब क्या होता है? पर्दे से स्लिट की दूरी और स्लिट से जो भी स्रोत रखा होता है उसकी दूरी परिमित होती, तो उस केस में फ्रेजनल मिलता है हमें। फ्राउनहोफर क्या होता है? जब स्रोत से जो छिद्र होता है वो अनंत पर रखा गया हो, या छिद्र से स्रोत अनंत पर रखा गया हो, उस केस में क्या मिलता है? समतल तरंगाग्र चाहिए होता है, तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करके समतल तरंगाग्र निकाल लेते हैं हम। इसका मुख्य कारण क्या होता है? ज्यामितीय देख कैसे पाते हैं मुख्य कारण का मतलब? तो ज्यामितीय क्षेत्र में जहां प्रकाश नहीं जाना चाहिए था वहां प्रकाश गया। और दूसरा केस ये होता है कि अगर कोई एक समान
प्रदीप्त क्षेत्र है तो उसमें फ्रिंजें बनती, इससे हम देख पाते कि हाँ एक्चुअली प्रकाश भी एक तरंग है और इसमें विवर्तन हो सकता है, तो ये विवर्तन की परिभाषा थी। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अगर छोटा सा छिद्र है, एकल छिद्र होता है जो कि यहां पर दिया गया है, तो इससे जो विवर्तन का प्रतिरूप मिल रहा है उसमें कब हमें उजाला दिखाई देगा, मतलब कब उच्चिष्ठ मिलेगा, कब निम्निष्ठ मिलेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।